हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश थॉमस कप का पहली बार विजेता बन गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं इंडोनेशिया, चीन, भारत या मलेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो आपको याद रखना है थॉमस कप जो कि एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, उसका पहली बार विजेता बना है भारत। थॉमस कप 2022 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था, जिसका पहली बार विजेता बना है भारत। और भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया की राष्ट्रीय टीम को हराया था और इस प्रकार भारत पहली बार थॉमस कप को जीतने में कामयाब रहा। तो थॉमस कप की शुरुआत 1949 में की गई थी। शुरुआत में यह हर एक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब यह प्रतियोगिता द्विवार्षिक कर दी गई है और इस प्रकार 2022 में आयोजित थॉमस कप इस आयोजन का 32वां संस्करण था। यह तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भारत इस कप को पहली बार जीतने में कामयाब रहा है। साथ ही इसके साथ ही याद रखिएगा कि अब तक 6 देश थॉमस कप जीतने में कामयाब रहे हैं, जिसमें यह प्रतियोगिता सर्वाधिक इंडोनेशिया के द्वारा 14 बार जीती गई है और उसके बाद चीन ने यह प्रतियोगिता 10 बार जीत ली है। इनके अलावा मलेशिया, भारत, जापान और डेनमार्क थॉमस कप का विजेता बन चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा थॉमस कप के साथ में एक और नाम जुड़ा रहता है, उबर कप। तो आपको ध्यान रखना है थॉमस एंड उबर कप दोनों के दोनों क्या है, बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ठीक है। जिसमें थॉमस कप पुरुषों की राष्ट्रीय टीम की द्विवार्षिक प्रतियोगिता होती है और उबर कप महिलाओं की राष्ट्रीय टीम की द्विवार्षिक प्रतियोगिता होती है। थॉमस कप के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी और 2022 में इसका 32वां संस्करण आयोजित किया गया। उसी प्रकार उबर कप की शुरुआत 1956-57 में की गई थी और वर्ष 2022 में आयोजित उबर कप इस आयोजन का 29वां संस्करण था। यह तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, एंड्रयू साइमंड्स के बारे में आप सभी अवश्य ही जानते होंगे। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी थे, जिनकी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एंड्रयू साइमंड से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो वर्ष 2003 और 7 में आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था और एंड्रू साइमंड्स दोनों ही समय में ऑस्ट्रेलियन टीम के सदस्य थे। इसके अलावा एंड्रू साइमंड से एक और महत्वपूर्ण विवाद जुड़ा हुआ है, जो है मंकी गेट विवाद, जो कि वर्ष 2008 में सिडनी टेस्ट के दौरान एंड्रू साइमंड्स और भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के बीच हुआ था। तो एंड्रू साइमंड्स से संबंधित ये सारे तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में मानिक साह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके पश्चात मानिक साह को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है और इस प्रकार मानिक साह त्रिपुरा के 11वें क्रम के मुख्यमंत्री होंगे। त्रिपुरा के राज्यपाल का भी नाम आपको ध्यान में रखना है, तो त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नाटो की सदस्यता में रुचि दिखाई है? इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम या डेनमार्क। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। दोस्तों, नाटो से संबंधित खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए इनसे संबंधित कुछ भी तथ्य आते हैं उस पर आपको बिल्कुल नजर बनाए रखनी है। और हाल ही में अखबारों में यह खबर आई थी कि स्वीडन ने नाटो की सदस्यता लेने में रुचि प्रदर्शित की है। नाटो क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में लगभग मैं हर एक वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। नाटो का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम में स्थित है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 को की गई थी और वर्तमान स्थिति में नाटो के कुल 30 सदस्य देश हैं। और नाटो के महासचिव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो महासचिव के रूप में आपको नाम ध्यान रखना है जेंस स्टोल्टेनबर्ग का। और सैन्य समिति के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो नाटो के सैन्य समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं गियाम पाओलो दी पाओला।
क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। दोस्तों इस तथ्य की चर्चा हम काफी पहले भी कर चुके हैं, है ना, जब यह खबर आई थी कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनेगा, और अब इसकी अधिसूचना हाल ही में जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनांदगांव के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य क्या बनेगा, देश का 52वां टाइगर रिजर्व, और इस प्रकार यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। साथ ही साथ आपको केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का नाम भी ध्यान में रखना है, और यह नाम है भूपेंद्र यादव। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पांचवी भारतीय महिला कौन बनी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं निखत जरीन, सरिता, लेखा सी या जैनी आरएल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निखत जरीन। दोस्तों बॉक्सिंग के क्षेत्र में निखत जरीन काफी उभरता हुआ नाम है, और हाल ही में इन्होंने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, और ऐसा करने वाली वो भारत की पांचवी महिला बन गई है। तो इनसे पहले किन किन भारतीय महिला बॉक्सरों ने यह कारनामा कर लिया है, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो MC मैरी कॉम, सरिता देवी, जैनी आरएल और लेखा सी ने निखत जरीन से पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो निखत जरीन के साथ साथ इन सभी महिला बॉक्सरों का नाम भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में BWF उबर कप का खिताब किसने जीता है? दोस्तों उबर कप के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, तो मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में जो भी तथ्य मैंने आपको बताए थे वो आपको याद होंगे। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड या उत्तर कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। ठीक है दोस्तों, थॉमस कप के विजेता के बारे में हमने बात किया था कि वो कप पहली बार कौन सा देश जीता है? भारत जीता है। ठीक है, उसी प्रकार BWF उबर कप जो कि महिला राष्ट्रीय टीमों की प्रतियोगिता होती है, इसे दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा की है, तो मैंने आपको उस वीडियो के विवरण में भी बताया था कि उबर कप को खेलने की शुरुआत सन 1956-57 में की गई थी, और यह एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टीमें हिस्सा लेती है। ठीक है, और वर्ष 2022 में आयोजित उबर कप अपने आयोजन का 29वां संस्करण था। यह तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, ज्ञानवापी मस्जिद देश के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, वाराणसी, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको लग रहा होगा कि सर इसका उत्तर वाराणसी होना चाहिए, है ना, लेकिन आपको सवाल पूछा गया है किस राज्य में स्थित है। तो वाराणसी में भले ही मस्जिद स्थित है, लेकिन वाराणसी किस राज्य के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यह मस्जिद क्यों चर्चे में रहा था? क्योंकि इस मस्जिद के सर्वे में 20 फीट ऊंचा शिवलिंग होने के साक्ष्य पाए गए हैं, इसलिए यह मस्जिद अभी अखबारों में काफी चर्चे में बना हुआ है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में और किस स्थान पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में यह मस्जिद स्थित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या केरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र का निर्माण कार्य जारी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जल सेना में शामिल कौन सा युद्धपोत रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं INS उदयगिरी, INS सूरत, INS वागशीर या INS तक्षशिला। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, INS सूरत। दोस्तों हाल ही में भारतीय जल सेना में फ्रंटलाइन युद्धपोत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल शामिल किए गए हैं, जिसका नाम है INS उदयगिरी और INS सूरत, जिसमें से INS सूरत रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। तो ये तथ्य आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं गुरु घासीदास, देव सहायम पिल्लई, गुरु नामदेव या संत एकनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देव सहायम पिल्लई।
दोस्तों देवसायम पिल्लाई जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने सन 1745 में ईसाई धर्म अपना लिया था और उसी समय अपना नाम बदलकर लेजारूस रख लिया था। हाल ही में इन्हें पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा दिया गया है और संत का दर्जा पाने वाले देवसायम पिल्लाई पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं और इन्हें यह उपाधि वेटिकन सिटी द्वारा बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए दिया गया है। तो इनका नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, देश में डिजिटल जनगणना की शुरुआत किस वर्ष में की जाएगी? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 2022, 2023, 2024 या 2025। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2024। दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रति 10 वर्ष में सरकार के द्वारा जनगणना कार्य कराया जाता है और पिछली जनगणना हुई थी 2011 में और इस प्रकार अगली जनगणना 10 साल बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह कार्य अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है और वर्ष 2022 से अब डिजिटल जनगणना की शुरुआत देश में की जाएगी। ठीक है, और 2024 में होने वाली जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी। तो देश में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में आप सभी भारतीय इतिहास में ये तथ्य पढ़े ही होंगे कि देश में पहली बार जनगणना हुई थी सन 1872 में, लेकिन ये भारत के पूरे क्षेत्रों में जनगणना नहीं हुई थी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, देश की आंशिक जनगणना। ठीक है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी 1872 में और प्राधिकृत रूप से जनगणना की शुरुआत सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। यह तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप के जरिए सुनवाई करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बिलासपुर उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय। इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मद्रास उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग के जरिए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन जी के द्वारा एक केस की सुनवाई की गई है और इस प्रकार व्हाट्सएप के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है मद्रास उच्च न्यायालय। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अजरबैजान, यूक्रेन, सोमालिया या मालदीव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया। तो आपको ध्यान रखना है सोमालिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं हसन शेख मोहम्मद जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं केन्या, मालदीव, ब्राजील या युगांडा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केन्या। तो दोस्तों इस चित्र में आप देख पा रहे हैं अन्ना कबाले दुबा जी को, जिन्हें हाल ही में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स के रूप में सम्मानित किया गया है और ये केन्या से बिलोंग करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे 16वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किन्हें UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मखदूम बिन राशिद अल मखदूम, खलीफा बिन जायद अल नहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान या रजब तैयब इर्दुगान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जिन्हें हाल ही में UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बन गई है? और हमारे विकल्प हैं फ्रांस, इंडोनेशिया, थाईलैंड या तुर्की। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। तो फ्रांस के नई प्रधानमंत्री के रूप में आपको ध्यान रखना है एलिजाबेथ बोर्न का नाम। क्लियर है? दोस्तों इस वीडियो का निःशुल्क PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे एप्लीकेशन स्पर्श PC एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसके स्टोर सेक्शन में आपको एक फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज दिखाई देगा, उसके PDF सेक्शन में मैंने ये पूरे फाइल्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वहां पे आपको पूरे के पूरे पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के PDF निःशुल्क उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ आप पूरे माह करंट अफेयर्स स्टडी करने के बाद प्रति माह 5 तारीख को उस महीने के करंट अफेयर्स का टेस्ट भी निःशुल्क अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस प्रकार आप अपने करंट अफेयर के नॉलेज का स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा एप्लीकेशन अवश्य ही डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ रोजाना अखबारों के माध्यम से करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अवश्य जुड़ जाइए। क्लियर है? तो दोस्तों जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले सप्ताह की करंट अफेयर्स की खबरों के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।